गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए इज़ नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो फुल फॉर्म है या इसे जाना जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। DNA is a group of molecules that responsible for carrying and transmitted the hereditary material or the genetic instruction from parents to offspring। तो DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, एक पदार्थ है। वैसे तो ये केमिकल्स का बना होता है जिसमें कि नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर होती है। ये सब मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। और जो नाइट्रोजन क्षारक का जो क्रम होता है वो किसी जीन या किसी कोडोन को प्रदर्शित करता है। और ये गुणसूत्र के रूप में हमारे जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक, उसमें उपस्थित रहता है। और माइटोसिस के क्रिया के फलस्वरूप इनमें कुछ विभाजन वगैरह की प्रक्रिया होती है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करने योग्य पदार्थ होता है, जिससे कि हमारे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रदर्शित हो पाते हैं। डीएनए को जो सबसे पहले है वो फ्रेडरिक मिशेल द्वारा 1869 में देखा गया था। और इसका जो मॉडल है डबल हेलिकल वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए का स्ट्रक्चर एक ट्विस्टेड लैडर के समान होता है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बनी होती है और ये जो यूनिट्स होती है वो 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जैसे कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। शुगर जो कि एक बैकबोन का फॉर्मेशन करती है, शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ शुगर के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार की शुगर है। यहाँ पर जो शर्करा काम आती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। और ये जो शर्करा है ये 5 कार्बन युक्त होती है और ये रूपांतरित होती है राइबोज शुगर की। इसमें राइबोज शुगर एक होती है जिसके कि अंदर कुछ चेंजेस होके ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मेशन करती है। और जबकि जो राइबोज शुगर है वो आरएनए के फॉर्मेशन में या उसकी बैकबोन का निर्माण करती है। अब ये स्ट्रक्चर है जो कि पेंटोज शुगर के बारे में बताती है। यही पेंटोज शुगर जो है वो काम आती है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए आरएनए रेस्पेक्टिवली। ये तो है डीएनए के निर्माण में काम में आने वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये आरएनए के फॉर्मेशन में काम आने वाली राइबोज शुगर। अब केवल इनमें दोनों बिल्कुल एकदम समान है, केवल अंतर यहाँ दूसरे कार्बन में ही है। ये जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह है, जबकि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है। अब 5 कार्बन युक्त कैसे हुई, ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th कार्बन, और ये मध्य में ऑक्सीजन उपस्थित है। नेक्स्ट जो है, अब हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया। अब जो फॉस्फेट होती है वो कहाँ अटैच होती है। शुगर के साथ जो फॉस्फेट होती है वो तीसरे और 5वें जो कार्बन है उसके मध्य अटैच होती है। अब वो किस तरह से होती है वो देखिए। द अदर रिपीटेटिंग पार्ट ऑफ डीएनए बैकबोन इज फॉस्फेट ग्रुप। अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू द शुगर मॉलिक्यूल इन अ प्लेस ऑफ OH ग्रुप ऑन द 5th कार्बन। ये जो शुगर है इसका जो 5th कार्बन है इसकी OH ग्रुप को हटाकर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है। और इसमें एक जब जुड़ते हैं तो ये OH जो है यहाँ से अलग हो जाते हैं। और जैसे ये एक सीक्वेंस में एक के बाद एक ये इस तरह से रचना है, एक के बाद एक शर्करा जुड़ी हुई रखी हुई है। यहाँ पे समझिए एक ये है, इसके बाद दूसरी यहाँ है, तो एक इस वाले कार्बन से जुड़ेगा और दूसरा ये 5th वाले कार्बन से आकर जुड़ेगा। नेक्स्ट है अटैचिंग अ बेस एंड मेकिंग अ न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजन बेस भी यहाँ आकर जुड़ते हैं जो कि उसकी लैडर या जो बीच के जो भाग होते हैं
या दो स्टैंड को जोड़ने वाले जो भाग होते हैं वो बेस होते हैं, और ये बेस होते हैं साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन, जिसको CTAG भी कहते हैं। और ये अटैच होते हैं OH ग्रुप से, जो कि कार्बन प्रथम पर उपस्थित होते हैं, कार्बन प्रथम की रिंग पर उपस्थित होते हैं, वहाँ पर आकर ये जुड़ते हैं, चित्र में दिखेंगे। उससे पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसिस, 5 नाइट्रोजन बेसिस को प्रदर्शित किया हुआ है। इन नाइट्रोजन बेसिस को हमने इनको डिवाइड किया गया है प्यूरीन और ये पिरिमिडीन में डिवाइड किया गया है। प्यूरीन में डबल रिंग होती है और जबकि पिरिमिडीन में केवल सिंगल रिंग होती है। अब यहाँ पे ये ग्वानिन और एडेनिन प्यूरीन में आते हैं, जबकि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल पिरिमिडीन में आते हैं। ये सभी DNA और RNA में पाए जाते हैं एक्सेप्ट थाइमिन। थाइमिन केवल DNA में पाया जाता है और यूरेसिल केवल RNA में पाया जाता है। A और G, जैसे पहले अभी बताया मैंने कि A और G जो है वो प्यूरिन में आते हैं। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि 9 मेम्ब्रेन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो कि पहले, तीसरे, सातवें और 9वें पोजीशन पे उपस्थित होता है। जबकि C, T और U, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल पिरिमिडीन में आते हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। ये भी 6 मेंबर्ड होते हैं केवल, और जैसे वहाँ पर 9 थे, यहाँ केवल 6, जैसे रिंग है उसमें 6 मेंबर्ड होते हैं। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो पहली और तीसरी पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग होती है। इसको याद रखने लायक चीज़ है, बिल्कुल याद रख, हमेशा टिप्स में होना चाहिए कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। अब यहाँ पर जो शुगर है वो नाइट्रोजन बेस से जुड़ेंगे और शुगर ही फॉस्फेट से जुड़ेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से जुड़ते हैं, तो इनके मध्य कुछ बंध बनते हैं। तो ये बंध किस प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या होता है, जैसे कि ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके फर्स्ट वाली पोजीशन पे ये OH को हटाकर जब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। जबकि ये 5th कार्बन पे यहाँ पर जब फॉस्फेट आकर जुड़ेगा OH पर, तो ये कहलाएगा फॉस्फोईस्टर लिंकेज। और ये फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है तो इनके मध्य जो बंध बनते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बंध। जॉइनिंग द न्यूक्लियोटाइड इनटू अ DNA स्टैंड। अब जैसा कि पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, इन तीनों ने मिलके एक नाइट्रोजन क्षारक और जो शुगर है उसने ग्लाइकोसाइडिक बंध, दूसरा जो है फॉस्फेट और शुगर ने फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड नामक संरचना बना ली है। अब ये एक दूसरे से आगे की तरफ जुड़ते जाएंगे और एक श्रृंखला का फॉर्मेशन करेंगे। तो अ DNA स्टैंड इज अ सिंपल स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर। जब न्यूक्लियोटाइड सब जब जुड़ने लग जाते हैं तो वो एक DNA का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। एक of the phosphate group on one nucleotide linked to the 3rd carbon atom of the sugar and another one। हाँ, अब ऐसा होता है कि इन्होंने एक सीरीज़ बना ली है। अब जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे वाले से किस प्रकार जुड़ेगा, तो तीसरे कार्बन का जो एटम है वो 5वें कार्बन के एटम से जुड़ेगा और वहाँ से एक वाटर का लॉस होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ये एक संरचना है जिसमें कि DNA और RNA को प्रदर्शित किया गया है। RNA एक सिंगल स्टैंड होता है जबकि DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें यूरेसिल उपस्थित होता है जबकि यहाँ पे यूरेसिल की जगह थाइमिन उपस्थित होता है DNA में। The 2 strands of DNA runs in opposite direction। बिल्कुल सही है ये कि जो DNA की दोनों जो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट, एक अगर 5' to 3' है तो जो दूसरा है वो 3' to 5' होगा। These strands are held together by the hydrogen bond that is present
बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। बिल्कुल, ये दोनों जो नाइट्रोजन क्षारक है, दोनों स्टैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। अब हाइड्रोजन बंध भी को भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा तो केवल 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इस शुगर का पहला कार्बन नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ता है जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, जबकि इस शुगर का जो 5वां कार्बन है वो आगे की तरफ फॉस्फेट से जुड़ेगा और ये पीछे की तरफ तीसरे कार्बन के द्वारा पीछे जो फॉस्फेट है उससे जुड़ेगा और इनके मध्य ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसका पोजीशन देखिए, शुगर की पोजीशन, इसमें जो ऑक्सीजन है ऊपर की तरफ है और इसमें ये नीचे की तरफ है। तो इसको ये बता रहा है कि दोनों जो स्टैंड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये इस तरह है तो ये इसका 5 कार्बन ऊपर की तरफ है तो इसका 5वां कार्बन नीचे की तरफ है। तो ये वाला स्टैंड है 5-2, हाँ ये वाला कार्बन है 5 और ये वाला हो गया 3, क्योंकि ये 3 पोजीशन पे, और जबकि ये वाला हुआ 3-2, ये हुआ 5। तो ये दोनों स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अब ये जो हेलिकल्स हैं इनमें कुछ टर्शन पाए जाते हैं, घुमाव पाए जाते हैं, जो कि कुछ एंजाइम की वजह से होते हैं। और इनमें कॉइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड होती है। वैसे तो अलग अलग A, B, Z इस इतने प्रकार के और DNA पाए जाते हैं जिसमें जो कॉइलिंग होती है उनमें डिफरेंस पाया जाता है, और उनके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं एक कुंडलन में वो उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड समा जाते हैं, और प्रत्येक जो पिंच होता है या एक सेट होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसमें उसकी जो दूरी होती है या उसकी जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर होती है, और जबकि प्रत्येक बेस पेयर के मध्य की जो दूरी है 0.34 नैनोमीटर होती है। और अगर DNA की बात करें तो जो इसके ये जो DNA है इसके मध्य की जो दूरी है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ये DNA का स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये एक कुंडलन दिखाया गया है जिसमें कि 3.4 नैनोमीटर एक पिच वो बताया गया है, 2 नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी बताई गई है, और ये ग्रुप्स बताए गए हैं कि जब कुंडलन हो रहा होता है तो एक बार मेजर ग्रुप आता है और ये छोटा सा माइनर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट DNA का स्टैंड है, लेकिन इसमें ये इस तरह के घुमाव आने की वजह से ये ट्विस्टेड हो जाता है। अब एक और रूल है, क्योंकि इसमें एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। ये चारगाफ द्वारा एक नियम दिया गया था कि जो हमेशा एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा और साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू इवन चारग्राफ, अ बायोकेमिस्ट डिस्कवर्ड दैट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन द DNA was present in equal quantity. The amount of A is equal to T, whereas the amount of C is equal to G. Thank you.